अ, सर के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सर का हर उस व्यक्ति के साथ में स्नेह है और सर का मार्गदर्शन है जो विशेष शिक्षा में कार्य कर रहा है या विशेष शिक्षा में सकारात्मक रूप से इन्वॉल्व है। तो सर हम सभी को अपना स्नेह देते रहते हैं और सर का एक्सपीरियंस, सर का अनुभव इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक है और विशेष शिक्षा में आपके द्वारा जो हमारे विशेष छात्र हैं उनको विशेष मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेब संगोष्ठी में। और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम सभी के कह लीजिए कि एक तरीके से मार्गदर्शन देने वाले और गुरु भी, बड़े भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे जो छात्र हैं उनको एक विशेष व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पटल पर और उन सभी प्रतिभागियों का स्वागत है जो आज जुड़े हुए हैं, उन सभी विशेष शिक्षकों का स्वागत है जो आज जुड़े हुए हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पटल पर। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत सर। जैसा मिश्रा सर ने बताया कि आप वर्तमानिक व्यवस्था में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इससे एक कदम आगे बढ़ के मैं अपने छात्रों को सर के परिचय के संदर्भ में एक लाइन सिर्फ बता देना चाहूंगा कि सर प्राथमिक शिक्षा में रत हमारे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पे भी सर ने अपनी सेवाएं, बहुमूल्य सेवाएं दी है। तो उन्हें ये पता है कि धरातल से किस तरीके से जुड़ा जाता है, धरातल से बच्चों को कैसे जोड़ा जाता है। ऐसे महनीय व्यक्तित्व को आज हम पाके आह्लादित हैं। मैं सर का ज्यादा समय नहीं लूंगा, सर से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी व्याख्याता, अपनी प्रबुद्धता हमारे बीच रखें। आदरणीय सर। सबसे पहले तो नमस्कार नागेश जी और विकास जी। एक तो मैं विकास जी और नागेश जी ने भी कहा कि बहुत प्रतिष्ठित ये हमारा लेक्चर है। सबसे पहले तो मैं यहीं पे क्षमा ही चाहता हूँ क्योंकि नागेश जी ने पिछले 2 महीने से इतनी प्रयास कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन ऐसा संजोग हो जा रहा है कि कई बार शेड्यूल बना लेकिन हो नहीं पाया। तो मैं हाथ जोड़ के नागेश जी से और विकास जी से भी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि एक शिक्षक, कोई भी शिक्षक हो, उसका है कि पहले पढ़ाना। मैं नागेश जी को 2 बार मना किया, मुझे इतनी ग्लानि हो रही थी वो कि मैं पढ़ाना, एक लेक्चर कह रहे वो नहीं दे पा रहा हूँ, मैं दुनियादारी, ऑफिशियल काम ये सब हो रहा है वो। तो मुझे तो बहुत शर्मिंदा हो रहा था लेकिन मजबूरी थी इसलिए मना करना पड़ा वो। तो मैं दोनों लोगों से फिर मैं क्षमा चाहूंगा कि हाँ जो भी कष्ट हुए मेरे वजह से, खासकर नागेश जी और विकास जी हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे सर ऐसे न कहिए, आज आपने समय दिया इसके लिए हम सर नहीं। और दूसरी बात ये कि अभी विकास जी कह रहे थे कि बहुत अनुभवी हैं। अरे हमारे से अनुभवी तो नागेश जी हैं, विकास जी हैं, तो बहुत लोग अनुभवी हैं वो। मैं नागेश जी को देख रहा हूँ कि जब से लॉकडाउन हुआ हम लोग तो घर में बंद हैं, ये डेली लेक्चर, 1 लेक्चर 2 लेक्चर डेली, वो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। हम लोगों से, मुझसे अगर पर्सनली कह दिया जाए कि लेक्चर करा दीजिए तो महीने में 1-2 लेक्चर करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्होंने इतना मेहनत किया, इतने लोगों को जोड़ा इस पटल पे, वो लगातार 2 महीने से डेली 2 क्लासेस करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। तो इतना मेहनत तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ या अभी तक कर पाया हूँ। इसके लिए तो पहले तो मैं उन्हीं को बधाई देता हूँ, नागेश जी को ही और विकास जी को ही, कि इन दोनों ने बहुत ही मेहनत किया है वो और ये प्लेटफॉर्म बनाया है वे। और खासतौर से मैं इनका यूट्यूब चैनल देखा हूँ, बहुत सारे लेक्चर अपलोड हैं वो, तो बहुत ही अच्छी है ये इन लोगों का ये काम। ये तो बधाई का पात्र। और अनुभव के मामले में कहूँ तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छी आप लोगों ने किया वो। और मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और दुर्भाग्य था कि 2 बार मौका मिला लेकिन मैं बोल नहीं पाया। लेकिन आज अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज वो दिन आ गया जो मुझे आपको प्लेटफॉर्म मिला बोलने के लिए। तो अभी बात कर रहे थे कि नागेश जी कह रहे थे कि सर मैं भी जो है कि ग्रास रूट लेवल से आया हूँ, तो बहुत नया, बहुत पुराना मैं भी नहीं हूँ।
मैं भी अभी बेसिकली बात किया जाए तो दिल्ली में मैंने भी रिसोर्स टीचर जो एसएसए में था वहां भी मैंने काम किया है। वो जो एसएसए में जाकर डेटा कलेक्ट करना, फील्ड में घूमना, वो सब काम मैंने भी उसी गर्मी में किया हुआ है। वो फिर डीएसएसबी की जो वैकेंसी आई स्पेशल एजुकेटर, वहां भी 1 साल रहा वो, और फिर सौभाग्य बनते गए, भगवान के ऊपर वाले की दया करे कि आज यहाँ पे आ गए हम। तो ऐसा नहीं है कि जो एसएसए में काम करने वाले हैं या जो आप लोग एसएसए में काम करेंगे या डीएसएसबी में काम करेंगे उनका नॉलेज से ज्यादा मेरा नॉलेज है, ऐसा नहीं है। वो मैं जितना नागेश जी को नॉलेज होगा, जितना विकास जी को होगा, उतना मुझे भी है। वो हाँ, वो है कि अनुभव का कुछ हो सकता है कि अनुभव जिसका ज्यादा हो अपने बता सकते हैं। तो एक ग्रास रूट लेवल से मैं भी आया हूँ, मैं भी जानता हूँ कि क्या समस्याएं होती हैं, क्या है बच्चों की समस्याएं, कैसे इनको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, वो सब खैर चीजें हैं वो। तो चलिए, ये सब बातें हैं, जनरल बातें। मैं धन्यवाद दोबारा देते हुए मैं विकास जी को और नागेश जी को कि इन्होंने एक अच्छा लंबा पुल बांध दिया कि हाँ बहुत प्रतिभावान है, ये हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे पता है मैं आप लोगों के समक्ष रख सकूं। आज का जो विषय है हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, बेसिकली होता क्या है, हम खासतौर से जो बच्चे हैं डीएड के और बीएड वाले भी बच्चे हमारे हैं, वो जब लेसन प्लान आप लोग भी पाठ्य योजना बनाए होंगे तो उसमें उद्देश्य की बहुत आवश्यकता होती है। पाठ्य योजना में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, केवल एक दिक्कत आती है वो उद्देश्य लिखने में। वो और खास तौर से जब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं वहां पे बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं, समझ नहीं आता। बार बार हम लोग भी समझाते हैं, नागेश जी भी कई बार यहाँ पे आए वो देखे हैं कि हाँ कुछ गलतियां बच्चे करते हैं, तो बार बार समझाने के बाद वो गलतियां होती हैं। तो हम लोग थोड़ा उसी पे बात करेंगे कैसे उद्देश्य क्या है और उनको कैसे हम व्यवहारिक रूप में लिखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उद्देश्य की, एक हम अगर दैनिक व्यक्ति या दैनिक जीवन के संदर्भ में बात करें तो हर एक व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। वो आप डीएड करने आए हैं, आपका जीवन का उद्देश्य आपको टीचर बनना। बच्चा जो 12th करके जाता है, बायोलॉजी लेता है या कुछ और वो सीपीएमटी का एग्जाम देता है तो उसका उद्देश्य होता है डॉक्टर बनना। कोई होता है उसका उद्देश्य होता है आईएएस बनना। बीटेक करते हैं उसका उद्देश्य होता है इंजीनियर बनना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य अलग होता है। बिना उद्देश्य के कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। वो कुछ ना कुछ जरूर उद्देश्य होगा, जो भी वो करना चाहे, वो चाहे वो क्रिकेटर बनना चाहे, वो चाहे वो फिल्म बनाना चाहे, गायक बनना चाहे, हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है। उसी तरह से हर एक विषय का उद्देश्य होता है। वो जितने भी आप विषय पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, जो भी विषय ले लीजिए, हर एक विषय को पढ़ाने का उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई विषय हम पढ़ाते नहीं है। वो इसीलिए शिक्षक को आवश्यक है कि वो उद्देश्य को समझे कि हाँ हम हिंदी भाषा पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, हम बच्चों को क्यों पढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है एक टीचर जो बनने जा रहा है या जो एक टीचर है, हम लोग भी कक्षा में जाते हैं तो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हमें पता होता है कि बच्चों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। उसी तरह से आप चाहे पाठ्य योजना बनाइए या चाहे आने वाले भविष्य में आप 1-2 साल में शिक्षक बन जाएंगे कहीं पे, वो तो आपके पास जो विषय पढ़ाएंगे उस पढ़ाने का उसका उद्देश्य अवश्य होगा। कहा जाता है कि उद्देश्य के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। यानी कि आप नौका में बैठ गए हैं, वो आपके पास, आपके नदी में कह दीजिए कि एक नौका है, उसमें आप बैठ गए, वो शिक्षक बैठ गया है वो, लेकिन उसको नहीं पता कि जाना कहाँ है। वो तो वही उद्देश्य का है। वो अगर शिक्षक को उद्देश्य नहीं पता है वो कि हम हिंदी भाषा पढ़ाने जा रहे हैं, हम हिंदी के झांसी की रानी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, वो इस पाठ को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, अगर वही नहीं पता है तो वो उस नाविक के समान है जिसको कोई दिशा नहीं पता है कहाँ जा रहा है। वो कहीं चला जाएगा, जहां लहर आएगी उधर चला जाएगा वो। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी शिक्षक या किसी भी शिक्षक को,
चाहे वो शिक्षक बनने वाला है, चाहे वो शिक्षक है, वो जो भी पाठ पढ़ाने जा रहा है, जो भी विषय पढ़ाने जा रहा है, उसको उद्देश्य पता होना चाहिए। इसीलिए जब आप लोग टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आप लोगों से उद्देश्य लिखवाया जाता है कि उद्देश्य लिखिए कि हाँ, ये झांसी की रानी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, इस पाठ को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। वो आप उस उद्देश्य की पूर्ति उस कक्षा में करते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि एक शिक्षक को उद्देश्य जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि उद्देश्य है क्या। ये आप लोगों ने पाठ योजना बनाई होगी या अभी आपको बनाना भी होगा, क्योंकि डीएड के प्रत्येक सेमेस्टर में पाठ योजना बनानी होती है। पहले सामाजिक विज्ञान होता है, फिर विज्ञान है दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में हिंदी और इंग्लिश है, और चौथे सेमेस्टर में आपका गणित है। वो हर एक विषय का आपको पाठ योजना बनानी होती है। तो जब आप पाठ योजना बनाते हैं तो आपको उद्देश्य आता है, तो दो प्रकार के उद्देश्य आते हैं। पहला आता है सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, इन दोनों उद्देश्य में भी अंतर है। वो क्या अंतर है? सामान्य उद्देश्य ये उस तरह के उद्देश्य हैं जिसकी प्राप्ति करने में समय ज्यादा लगता है। वो समय 1 महीने हो सकता है, 1 वर्ष हो सकता है, 5 वर्ष हो सकता है, 10 वर्ष हो सकता है, 15 वर्ष हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए कोई निश्चित समय हम निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे हम फिर एक उदाहरण लेते हैं आपके जीवन से। आपको बनना है, आप 10th और 12th करते हैं, सोचते हैं कि ठीक है हमें आईएएस बनना है। आप कहते हैं हमें डॉक्टर बनना है, हमें शिक्षक बनना है। तो वो आईएएस बनना है। अगर आप 10th क्लास में हैं, आप 12th क्लास में हैं, अगर आप सोच लेते हैं कि हमें आईएएस बनना है, आपके जीवन का उद्देश्य हो जाता है आईएएस बनना, तो उसकी प्राप्ति आप केवल 1 दिन में नहीं कर पाते हैं। वो क्या होता है, आईएएस बनने के लिए आपको 2 साल, 10 साल, 5 साल जो भी लग सकता है। यानी एक निश्चित समय में नहीं कह सकते कि नहीं ये 2020 है, मैं 2022 में आईएएस बन जाऊंगा। हो सकता है 2022 में आप बन भी जाए, कुछ लोग बन भी जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं बनेंगे भाई। कुछ लोगों अगर काबिलियत है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो ग्रेजुएशन के बाद वो बन भी जाए 3 साल में। लेकिन कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि 5 साल लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य वही है। अगर हम विषय के प्रति बात करें तो जब हम हिंदी विषय में सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करते हैं तो उसको प्राप्त करने में समय ज्यादा लगता है। कैसे? हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे हिंदी विषय के सामान्य उद्देश्य क्या है? हिंदी विषय के सामान्य उद्देश्य होता है कि हिंदी के व्याकरण का विद्यार्थियों को ज्ञान करवाना। हिंदी के व्याकरण, आप सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, आप हिंदी के व्याकरण से परिचित कराना। तो हिंदी का व्याकरण इतना विस्तृत है, बृहद है वो, कि उसको आप 1 दिन में, 1 महीने में, कहें कि 1 साल में भी नहीं आप उसको पूरा कर बता सकते हैं। 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। हो सकता है कि जीवन निकल जाए फिर भी लोग व्याकरण ना समझ पाए कि हिंदी का शुद्ध व्याकरण क्या है। तो सामान्य उद्देश्य यही है वो। और आप सामान्य उद्देश्य क्या लिखते हैं? वो कि हिंदी कविता को या गद्य खंड को शुद्ध एवं भावानुसार पढ़ना। कविता, तो कविता का उद्देश्य भी अलग होता है। कविता का सबसे पहले उद्देश्य ये होता है कि कविता जब भी पढ़ी जाए उसका रस, उसकी आनंद ही प्राप्त हो। आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है वो, तो कविता पढ़ना का व्यर्थ है। मतलब आप अगर कविता को आप गद्य की तरह पढ़ रहे हैं तो कोई कविता का उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। तो रसास्वादन जो कहते हैं वो, तो आप अगर कविता पढ़ें तो उस भाव से पढ़ें, उस लय से पढ़ें, ताकि श्रोता जो है, जो सुनने वाला है, वो आनंद हो जाए। आपने कवि सम्मेलन सुना होगा, वो देखते होंगे कि जोश से रणबीर चौकरी भर भर का, यानी कि जो उत्साह होता है, जो वीर रस की कविता, उस वीर रस से सुनाते हैं वो। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वो जब तक आपके उस कवि के अंतर्गत या वो शिक्षक
जो कविता पढ़ रहा है उस लय से, उस सुर से, उस जोश के साथ नहीं कविता पढ़ेगा, जिस लय, जिस रस में वो कविता लिखी गई है तो वो कविता पढ़ाने का पहला उद्देश्य यही खत्म हो जाता है। इसीलिए जब हम टीचिंग प्रैक्टिस आप लोगों से करवाते हैं तो उसमें कहते हैं कि उस लय में, उस भाव में कविता को करिए। अगर कविता को आप पढ़ने लगे तो फिर बेकार, पहला उद्देश्य नष्ट हो गया वो। इसलिए कहा जाता है कि उसको लय में, उसको सुर में, अगर वो वीर रस की है तो आपके आवाज में वो उत्साह होनी चाहिए, वो जोश होना चाहिए। अगर वो भक्ति की रस की है तो आपकी वो आवाज में वो भक्ति, वो भावना झलकनी चाहिए। तो रसा स्वादन इसे ही कहते हैं। आप बोलते हैं, आप उस लय में गाते हैं, आप उस रस में गाते हैं, जो श्रोता होते हैं वो रस का आनंद प्राप्त करते हैं कि वाह, तभी आप कहते हैं कि वाह क्या बात है, क्या कितना बढ़िया बोला वो। तो शिक्षक कहते हैं ना कि हिंदी का शिक्षक को एक ड्रामेबाज होना चाहिए, उसको ड्रामा करना आना चाहिए। वो अगर वीर रस की कविता है तो उसी उत्साह में, उसी जोश में पढ़े वो। अगर वो भक्ति रस की, अगर शांत रस की कविता है तो उसी स्वर में, उसी धीमे और उसी भाव में पढ़े वो। अगर वो कहानी पढ़ रहा है तो अगर एक बूढ़े बाप की कोई कथन है तो उसको उसी आवाज में, टूटे फूटे आवाज में बोले। अगर किसी एक चिल्लाते हुए व्यक्ति की आवाज है, उसी आवाज में उस कहानी को सुनाए। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी के एक शिक्षक को एक अच्छे ड्रामेबाज होना चाहिए, तभी वो बच्चे आपके आनंद प्राप्त कर सकेंगे, वो आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो सकेगी पढ़ाने की। वो आप लोग जानते होंगे कि हिंदी शिक्षण के जो हम खासतौर से उद्देश्य की बात करते हैं, 4 जो कौशल होते हैं, हिंदी के 4 कौशल होते हैं हिंदी भाषा शिक्षण के। वो कौशल होते हैं श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, ये 4 कौशल होते हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि इन कौशलों को विकसित करना। गणित का अलग हो जाएगा उद्देश्य, विज्ञान का कुछ और होता है, सामाजिक विज्ञान का कुछ और होता है। लेकिन अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो इन कौशलों को विकसित करना, श्रवण कौशल बच्चे में विकसित करना है। तो जब तक बच्चा सुनेगा नहीं आपकी बातों को, जब तक उसको सुनने में आनंद नहीं आएगा, वो क्यों आपकी बात सुनेगा। तो यानी कि आप अगर प्राइमरी या प्राथमिक स्तर के अध्यापक हैं, बच्चा आपकी बात ही नहीं सुन रहा है तो आप उसके श्रवण कौशल विकसित नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब छोटे बच्चे होते हैं उसको हम गाना सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं। आप प्राइमरी क्लास में या नर्सरी में बच्चा जाता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये जो कविता सुनता है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। हो सके उसको लाल का मतलब नहीं पता है, हो सकता है वो किरणे का मतलब नहीं पता है वो, लेकिन जो कविता आप गाते हैं तो उसको आनंद लगता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो सुनता है। तो सुनता है तो उसका श्रवण कौशल विकसित होगा। इसीलिए कहा गया है कि हिंदी के शिक्षक को खासतौर से एक अच्छे वाचक तो होना चाहिए और एक ड्रामेबाज, यानी कि जिस भाव, जिस लय में है उसमें उसको बोलना चाहिए। तो हम सामान्य उद्देश्य की बात कर रहे थे। तो सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य उस उद्देश्य से है जिसकी प्राप्ति करने में समय अधिक लगता है। वो कोई निश्चित समय नहीं आप निर्धारित कर सकते कि हाँ, बच्चों को व्याकरण कितने दिन में बच्चे सीख पाएंगे, ये आप नहीं निर्धारित कर पाएंगे। सामान्य उद्देश्य में हम ये भी लिखते हैं कि हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना या हिंदी के लेखक के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये भी हिंदी का सामान्य उद्देश्य है। तो वो बच्चे के प्रति रुचि उत्पन्न कितने समय में हो पाएगा ये आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे। आप कहते हैं कि हाँ, मुंशी प्रेमचंद बहुत ही अच्छे लेखक हैं, उनकी कहानियां बहुत अच्छी हैं वो, परंतु आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो बच्चे प्रेमचंद की कहानियां पढ़ना कब से शुरू कर रहा है। वो हो सकता है कि वो 12th पास करने के बाद पढ़ना शुरू करे, हो सकता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद उसको लगे कि नहीं प्रेमचंद अच्छा लिखते हैं, हो सकता है कि वो नौकरी पा जाए, वो उसकी उम्र 40-45 साल हो जाए, तब उसको लगे कि नहीं प्रेमचंद की कहानी हमें पढ़नी चाहिए, वो बहुत अच्छे लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य जब भी हम निर्धारित करते हैं उसका एक निश्चित समय नहीं होता, उसको प्राप्त करने में समय ज्यादा लगता है।
जितने भी आप सामान्य उद्देश्य लिखे होंगे या लिखेंगे अपने पाठ्य योजना बनाने में, ये देखिएगा, इसको आप देखेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा उसमें कि उनमें से कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं होगा जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ नहीं, इसको हम एक दिन में, एक महीने में, एक घंटे में प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बच्चे, अब हो भी सकते हैं बहुत, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हो सकता है कि आपने कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो कुछ बच्चे जाके अगले दिन से पढ़ना शुरू कर दें। तो कुछ बच्चे हो भी सकते हैं, उनमें प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ज्यादातर बच्चों में यही होगा कि उस उद्देश्य की प्राप्ति ज्यादा समय में लगता है। और सामान्य उद्देश्य में आप बता सकते हैं कि हिंदी के मुहावरों के बारे में जानकारी बता देना विद्यार्थियों को। हिंदी के मुहावरे, बहुत सारे मुहावरे हैं, एक दिन में आप सारे मुहावरों को नहीं बता पाएंगे, एक साल में नहीं बता पाएंगे, 10 साल में भी नहीं बता सकते। वो बच्चा धीरे 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 सीखेगा। वो हो सकता है कि 10-15 साल में जाकर मुहावरों को समझ पाए। शुद्ध एवं स्पष्ट रूप में पढ़ना, यह भी एक सामान्य उद्देश्य है। आप लोग जानते हो कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है स और श, ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर आप देखें तो ज्यादातर 90% लोगों को आपको मिल जाएगा, बड़ा श और छोटा स। श और स का जो उच्चारण होता है बहुत कॉमन एक त्रुटि है ये। तो ये शुद्ध एवं स्पष्ट रूप में पढ़ना हो सकता है कि कोई बच्चा एक हफ्ते में सीख जाए, कोई बच्चा एक महीने में, एक साल में, किसी को 10 साल बाद में ना समझ में आए। वो तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसकी प्राप्ति करने में समय ज्यादा लगता है। जब भी हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, वो आप उसमें देखेंगे कि उसको प्राप्ति हम एक दिन में, एक महीने में नहीं कर पाएंगे। कोई निश्चित समय हम नहीं दे सकते हैं, वो होता है सामान्य उद्देश्य। दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। खासतौर से एक हम यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, जब विशिष्ट उद्देश्य की बात आती है तब B.S. ब्लूम, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ब्लूम के अनुसार पाठ्य योजना हम बनाते हैं। ब्लूम महोदय का नाम बहुत प्रसिद्ध है वो उद्देश्य लिखने में। ब्लूम महोदय ने टेक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम, अगर इसको इंग्लिश में कहें टेक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम कहते हैं, या टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव, या हिंदी में कहें तो उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने किया था। बहुत ही अच्छा है इनका, कभी फिर होगा तो हम विस्तृत में बात करेंगे उस पर क्या है वो। केवल ये जानिए कि ब्लूम ने जो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था 3 भागों में किया था। वो था ज्ञानात्मक पक्ष, बोधात्मक पक्ष, और ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ब्लूम महोदय ने सबसे पहले कहा कि जब भी हम बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, कोई विषय पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए। वो उद्देश्य किस तरह से होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि उन उद्देश्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो हम केवल ज्ञानात्मक की ही बात करते हैं, तो भावात्मक और क्रियात्मक की बात अभी हम नहीं करेंगे इस वीडियो में, वो लंबा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हम बात करते हैं ज्ञानात्मक, क्योंकि जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो हम बच्चों को ज्यादातर हम ज्ञानात्मक पक्ष पे ही बल देते हैं। तो ब्लूम महोदय ने हर एक पक्ष में 5 कहा जाए कि क्राइटेरिया रखा है, ये 5 और उसने छोटे छोटे उद्देश्य रखे हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष में वो रखते हैं ज्ञान पहला, दूसरा बोध, तीसरा कहते हैं प्रयोग, चौथा कहते हैं विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और चौथा संश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठवां विश्लेषण। 6 रहते हैं। ज्ञान पहला, बोध दूसरा, तीसरा आपका प्रयोग या कौशल। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हम प्रयोगात्मक भी लिखते हैं और कौशलात्मक भी लिखते हैं। फिर होता है विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ब्लूम महोदय कहते हैं कि जो इनका ये क्रम है वो निम्न से उच्चतर की तरफ आ रहा हो, यानी ज्ञान का जो स्तर है वो सबसे निम्न है, फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा बोध, फिर आपका प्रयोग या कौशल, फिर आपका विश्लेषण, फिर संश्लेषण, और जो सबसे उच्चतम कैटेगरी का मानते हैं ब्लूम, वो कहते हैं मूल्यांकन, यानी कि बच्चों को इस स्तर तक पहुंचाना है। तो जब हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं, जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं, अगर ज्यादातर हम ब्लूम में
प्रयोग करते हैं तो खासतौर से ऊपर वाले 3 का प्रयोग करते हैं। हम ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य लिखते हैं, बोधात्मक स्तर के उद्देश्य लिखते हैं और प्रयोगात्मक स्तर या कौशलात्मक स्तर के उद्देश्य लिखते हैं। तो ये 3 चीजें। तो हमने देखा सामान्य उद्देश्य। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य होता क्या है, फिर हम इन तीनों चीजें पे आएंगे। विशिष्ट, नाम से ही लग रहा है कि विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, हर एक पाठ के लिए, हर एक प्रकरण के लिए विशिष्ट होगा, अलग होगा, स्पेसिफिक होगा, वो होता है विशिष्ट उद्देश्य। जैसे सामान्य उद्देश्य हैं, जब जितने भी आप पाठ योजना बनाएंगे आप, सब में वही ज्यादातर होंगे। वो आपको हिंदी के कवि या लेखक के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मुहावरों की जानकारी प्रदान करना, आपको आप कह सकते हैं शुद्ध और स्पष्ट रूप में पढ़ना। वो सामान्य उद्देश्य तो सब में ज्यादातर वही होते हैं, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, हर एक प्रकरण के, हर एक पाठ के विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग हो जाएंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हम उसी एक पीरियड या कालांश में ही करते हैं। वो कालांश शायद 30 मिनट्स का हो, 40 मिनट्स का हो, 1 घंटा का हो, उसकी प्राप्ति उसी में होती है। तो जहां सामान्य उद्देश्य था उसकी प्राप्ति कोई निश्चित समय ही नहीं है, वो वहीं विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित समय में ही किया जाता है। वो निश्चित समय निर्धारित शिक्षक करता है, वो कि वो निश्चित समय 30 मिनट्स है, 40 मिनट्स है, 45 मिनट्स है या 1 घंटे, जो भी है। यानी कि इसके लिए निश्चित समय होगा, तभी हम विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाते हैं। ये सबसे जरूरी बात है। जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उसको ब्लूम ने कहा है वो ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षण उद्देश्य, और जो सामान्य उद्देश्य है उसको कहा जाता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्य। तो एक टीचर के लिए, आप और हमारे जैसे शिक्षकों के लिए वो आवश्यक है विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आप कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। और उसको ही लिखने में समस्या होती है कि कैसे लिखा जाए। क्यों? क्योंकि हर एक पाठ के लिए वो अलग अलग होता है। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, आप ये समझ गए कि इसका एक निर्धारित समय होता है। वो निर्धारित समय शिक्षक करता है कि हाँ कितने समय में इस पाठ की उद्देश्य की प्राप्ति किया जा सकती है, और हर एक पाठ के लिए अलग अलग होता है। तो जब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं तो उसमें हम खास तौर से 3 स्तर की बात करते हैं, जो है ज्ञानात्मक स्तर पे हम लिखते हैं, बोधात्मक स्तर के उद्देश्य लिखते हैं और प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक स्तर के उद्देश्य लिखते हैं। अब हम इन्हीं तीनों उद्देश्यों की बात करेंगे कि क्या है ये उद्देश्य और कैसे इन्हें हम लिखें। व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का आता है वो कि उद्देश्यों का बिहेवियर टर्म में आप लिखिए, व्यवहारिक शब्दावली में कैसे लिखेंगे वो, तो उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य पे। अगर इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज लेवल कि क्या है, कैसे उद्देश्य लिखेंगे। तो ज्ञानात्मक, जैसे आप ब्लूम का देखिए तो सबसे पहला क्या था, ज्ञानात्मक ही था। वो कहते हैं कि सबसे निम्न स्तर का है। ज्ञानात्मक उद्देश्य से तात्पर्य उस उद्देश्य से है जिसमें हम उस पाठ को या उस प्रकरण के सामान्य बातों का ज्ञान प्राप्त करवाते हैं या जानकारी प्राप्त करवाते हैं, वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। यानी कि सामान्य, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, इसीलिए ब्लूम ने को सबसे पहले रखा है, सबसे निम्न स्तर का रखा है। अब इसमें कुछ हम शब्द को प्रयोग करते हैं लिखने के लिए, क्योंकि हर उद्देश्य को लिखने का एक शब्द होता है। जब हम व्यवहारिक शब्दावली में लिखते हैं, जब आप पाठ योजना में लिखते हैं, तो हर एक उद्देश्य को लिखने के लिए आपको कुछ शब्द होते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य को जब आप लिखेंगे तो उसमें हम लिखते हैं प्रत्यास्मरण करना, प्रतिभिज्ञान करना, परिभाषित करना, अंकित करना, रेखांकित करना,
सूची बनाना, इन शब्दों को लिखते हुए हम व्यावहारिक शब्दों में उद्देश्य लिखते हैं। तो ये जितने भी मनुष्य शब्द बताएं, ये सब ज्ञानात्मक उद्देश्य के हैं। इसका प्रयोग करते हुए हम उद्देश्य लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, मेरा बहुत ही फेवरेट है, प्रसिद्ध है, मैं इनको बहुत मानता हूं। और बहुत सारे लोग जो भी हिंदी के फील्ड में हो, प्रेमचंद की आपको कहानियां, आप लोग भी हैं, हो सकता है कि अभी समय ना हो आपके पास, पढ़ते एग्जाम का जो भी समय हो, लेकिन जब भी समय मिले प्रेमचंद को जरूर पढ़िए। बहुत ही अच्छी कहानियां लिखते हैं वो। कोई भी कहानी उनकी उठाकर देख लीजिए, चाहे वो कफन देख लीजिए, चाहे वो पूस की रात देख लीजिए, ईदगाह देख लीजिए, ठाकुर का कुआं, कोई भी एक कहानी आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल ही मार्मिक ढंग से लिखा हुआ है वो। तो जब भी समय मिले आपको, क्योंकि शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनने का तात्पर्य यह नहीं कि आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, शिक्षक है कि जीवन भर आपको पढ़ना पड़ेगा वो। तो आप पढ़िए, आप लगाव लगाएंगे, आप प्रेम करेंगे। आप प्रेम खास ऐसा है ना, जब प्रेमचंद्र किसको कहानियों पढ़ेंगे, प्रेम अपने आप हो जाता है वो। सॉरी। तो जब भी समय मिलेगा आप जरूर पढ़िएगा। तो मैं एक उदाहरण कोई सा लेते हैं, पूस की रात की, चलिए उदाहरण लेते हैं। पूस की रात पढ़ी होगी आप लोगों ने, मैं एक संक्षेप में, हो सकता है कुछ लोग ना पढ़े हों, तो मैं उदाहरण दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। मैं इसका एक संक्षेप में सारांश बताता हूँ। पूस की रात बेसिकली एक रात की कहानी है, जिसमें एक किसान होता है हल्कू। वो उसको अपने घर की अपने खेत की रखवाली करनी होती है। पूस जानते हैं, पूस महीना हिंदी में पूस कहते हैं, वो दिसंबर और जनवरी वाला महीना जो इंग्लिश में है। कितनी ठंड पड़ती है आप सोच सकते हैं। तो जो हल्कू होता है वो खेतों में जाता है, वो रखवाली करता है, और खेत में इतनी ठंड होती है, फिर भी उसको जाना होता है, देखना होता है खेत में कि हाँ कोई गाय ना रात में चल जाए। वो पेड़ के नीचे वैसे ही सोता है, ठंड से उसकी हालत खराब होती है वो। लेकिन किसान है, घर में कुछ है नहीं, वो उड़ने के लिए चादर नहीं है, कुछ बकाया है, कुछ कर्ज है, उसको भी दे देता है वो। फिर एक रात को होता क्या है कि एक रात में फिर वो इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है वो, और वो उसका कुत्ता होता है झबरा, हल्कू और जो किसान होता है, और उसका कुत्ता झबरा, वो दोनों खेत पे रखवाली करते हैं रात में। क्योंकि किसान है, जानते होंगे आप, अगर गांव में रहे तो किसान को अपना खेत बहुत जरूरी है, अगर उसका खेती नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो। तो वो एक रात को जाता है वहां पे, फिर वो इतनी जल्दी ठंड पड़ती है, फिर वो आग जलाता है, और आग के पास बैठ जाता है। तो आप जाड़े के दिन में सोचिए, दिसंबर जनवरी जो पूस और माघ की रात होती है, वो आग के पास अगर हम बैठ जाते हैं तो हटने का मन नहीं करता है वो। तो वही कहानी होती है उस हल्कू की। वो आग के पास बैठता है, गर्मी उसको लगती है वो, और जो खेत में आकर जो नील गाय उसको खेत चरने लगती है वो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं करती है वो। शुरू में तो एक दो बार जाता है कि जाकर भगा दूं, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं कर पाती है वो। खुद इमेजिन करिए कि आप भी जब जाड़े में, ठंड में, या रजाई में हो, या उस हीटर के पास हो, या उस आग के पास हो, आपका हिलने का मन नहीं करता है वो। तो सोचिए उस किसान का क्या हाल है जो खुले मैदान में, खुले आकाश के नीचे बैठा हुआ है वो, उसका भी वो मन नहीं करता है वो नहीं जाता है वो, और उसके खेत पूरी चर जाती है, खेती नीलगाय वो नीलगाय चल जाती है। सुबह उसकी जो आती है पत्नी चिल्लाती है कि क्या किया तुमने, सारी खेती तो नष्ट हो गई। वो बोला खत्म हो गया, बोला हाँ खत्म हो गया। कहता है कि चलो कोई बात नहीं, रात में इस ठंड में सोनी भी तो नहीं पड़ेगी। तो यही प्रेमचंद्र कहानी उस मार्मिक विवरण के साथ खत्म करते हैं। तो इसका हम उदाहरण लेते हैं। ये पाठ आपको पढ़ाने जाना है किसी कक्षा में। अब आपको कहा जाए कि हाँ भैया इसका उद्देश्य लिखना है, सामान्य उद्देश्य तो आप लिख लेंगे कि हाँ लेखक के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, मुहावरों के प्रति कराना, आप गद्य खंड को शुद्ध रूप में पढ़ना। अब आएगा विशिष्ट उद्देश्य पे, वहां पे आपको समस्या है कि लिखेंगे कैसे। ज्ञानात्मक स्तर का सबसे पहले आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या कहा कि एक सामान्य बात करता है वो, सामान्य ज्ञान की प्राप्ति करता है इस उद्देश्य के अंतर्गत। तो जो मैंने शब्द बताया
प्रत्यास्मरण करना, प्रतिविज्ञान करना, अंकित करना, सूचित करना, परिभाषित करना, ये सब का प्रयोग करते हुए ही आप उद्देश्य लिखेंगे। जैसे अगर पूस की रात का ही हम उद्देश्य लें, तो पूस की रात में हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, वो बच्चों को हमने पूस की रात पढ़ा दिया, तो अगर बच्चों को पढ़ा दिया तो पूछा जाए कि हाँ भाई इसमें कितने चरित्र थे, कितने पात्र थे, वो तो इसको बताने के लिए बहुत उसको सोचना नहीं पड़ेगा, वो बता देगा कि हाँ हल्कू था, उसकी पत्नी मुनिया थी और एक झबरा था, 3, ये मुख्य बता सकता है वो। तो अगर हम ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिखते हैं कि विद्यार्थी पूस की रात कहानी के पात्रों को अंकित कर सकेंगे या पात्रों की सूची बना सकेंगे, तो ये हो गया आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। यानी कि जो सूची बनाना जो शब्द है वो आपका यहाँ पे लग जाएगा, लिख देंगे तो आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया, सूची बना देंगे। और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों को पूस की रात पढ़ाने जाएंगे, आप उनको बताएंगे कि पूस की रात क्या होती है या क्या है पूस, क्या होता है वो, तो एक उद्देश्य ये भी आपका होगा। वो तो क्या लिखेंगे वो कि विद्यार्थी पूस महीने को परिभाषित कर सकेंगे, ये हो गया आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। आपने बच्चों को एक बार बता दिया कि पूस क्या होता है, वो ठंड का मौसम होता है जिसमें बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, वो तो इसमें भी बहुत बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे उसको लिख देंगे, उसको बता सकते हैं। तो दूसरा उद्देश्य ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो जितने भी ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत शब्द हैं, अगर उनका प्रयोग करते हुए आप लिखते हैं तो आप उद्देश्यों को सही प्रकार से लिख पाएंगे। और एक बात यहां जाननी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, कि उद्देश्य जब भी लिखिए वो वैसा होना चाहिए जिसको हम माप सकें। ऑब्जेक्टिव वैसी होती है जिसको हम उसको माप सकें, उसको मेजर कर सकें। मापना या मेजर करना से तात्पर्य क्या है कि जब हम पाठ को पढ़ा लें उसके बाद से हम उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है कि नहीं ये हम पता कर सकें, तभी वो कहा जाएगा कि ये उद्देश्य सही प्रकार से लिखा हुआ है। जैसे अगर आप कहते हैं, एक उद्देश्य लिखिए है कि विद्यार्थी पूस की रात के कहानी की सूची बना सकेंगे, ठीक, एक उद्देश्य हो गया। वहीं पे एक और उद्देश्य लिखा रहा है कि विद्यार्थी पूस के रात के पात्रों को जान सकेंगे। एक जगह लिखा हुआ है जान सकेंगे, एक जगह लिखा हुआ है सूची बना सकेंगे। अब हम किसको मेजर कर पाएंगे, किसको हम माप पाएंगे? जान सकेंगे कैसे भैया, पता कैसे मेजर करेंगे भैया, कैसे मापेंगे कि जान गया कि नहीं जान गया है? आप कहेंगे हमें जान गया हूं, कैसे जान गए हैं आप? तो ये जो आपका उद्देश्य होगा ये गलत लिखा हुआ है, यहीं पे फिर वो टीचर जो चेक करता है काट देता है वो कि नहीं ये जानना क्या होगा। आपने कहा कि हाँ बच्चे कहानी के पात्रों को जान गए, बच्चे पूस की परिभाषा को पहचान गए, सॉरी बच्चे पूस की परिभाषा से अवगत हो गए हैं, मान लो ये लिख दिया वो, तो कैसे पता कि अवगत हो गए हैं वो? यानी कि जो जान गए, समझ गए, इन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इसको माप नहीं सकते। आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे जान गए हैं कि नहीं जान गए? लेकिन आप जब कहें कि सूची बना सकेंगे, वो उसको आप मेजर कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं। कैसे? कक्षा खत्म हो जाए, बच्चों से कहें कि हाँ ठीक है इनकी एक सूची बनाइए, जो इस कहानी के पात्र थे उनकी सूची बनाइए। वो कॉपी में बना सकते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हैं, आप उसको देख लें, आपको पता चल जाए कि हाँ आपने जो उद्देश्य की पूर्ति की थी उसको हुई कि नहीं हुई है, जो आपने उद्देश्य निर्धारण किया था उसकी पूर्ति हुई है कि नहीं, आप उसको माप लेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य लिखते समय, कोई भी उद्देश्य, चाहे तीनों स्तर के कोई भी उद्देश्य लिखते समय आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य वैसा होना चाहिए जिसको आप माप सकें कि कैसे इस उद्देश्य को हम मापें। यानी अगर माप ही नहीं पाएंगे फिर उद्देश्य लिखने की फायदा क्या हुआ? आप जो पूस की रात पढ़ाने जा रहे हैं तो आप कुछ उद्देश्य लेकर पढ़ाने जा रहे हैं, वो उद्देश्य आपने ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक स्तर पे बांट रखा है। वो तो आपके उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं, ये कक्षा के समाप्त होने के बाद आपके मूल्यांकन द्वारा पता चल जाना चाहिए। अगर आप मूल्यांकन करते हैं और आप पूछते हैं कि बच्चे बताइए इस
पाठ में कौन कौन से पात्र थे वो अगर बच्चे बता देते हैं तो आपके इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई। आप बच्चों से पूछते हैं कि बताइए पुष से क्या तात्पर्य है वो, अगर बच्चे बता देते हैं पुष की परिभाषा या पुष के तात्पर्य है तो आपके दूसरे उद्देश्य की पूर्ति हो गई वो। यानी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति आपको उसी कक्षा के अंत में ही करनी है, ये बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। इसलिए उद्देश्य वैसे ही बनाना चाहिए ताकि हम जब 30 मिनट या 40 मिनट की कक्षा समाप्त हो और बच्चों से पूछें तो बच्चे उसके बता सके। तभी मुझे पुष की रात पाठ पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त हुआ, अर्थात नहीं, वरना नहीं बता पा रहे हैं तो नहीं हुआ, या अगर आप नहीं माप पा रहे हैं तो नहीं हुआ। अगर आप लिखें कि जान गए हैं, समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो मतलब नहीं है कोई वो, ये वेग है, ये जो टीचर देखेगा वो काटेगा, या अगर आप कक्षा में पढ़ाने जाएंगे तो उसको माप ही नहीं पाएंगे और कैसे बता कि जान जाएंगे। तो इसीलिए विशिष्ट उद्देश्य लिखते समय हमेशा ध्यान रखिए कि उसको वैसे लिखना चाहिए कि हम इसको मेजर कर सके, हम इसको माप सके। तो अब हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात कर ली, अब आइए हम बोधात्मक स्तर। तो ब्लूम ने क्या किया था, पहला ज्ञानात्मक, उसके बाद बोधात्मक, यानी थोड़ा सा उससे बढ़ गया इसका स्तर, जरा सा बढ़ा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। तो बोधात्मक कैसे होता है, आपने बोध प्रश्न दिए होंगे, जो आता है खासकर से इंटर और 10th में होता है, तो बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या होता है, वो आप पहले पाठ को पढ़ते हैं, यानी जो पैराग्राफ दिया होता है पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो बोधात्मक उद्देश्य वही है, वो जो तो इंग्लिश में इसको आप कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल का। वो क्या है, वो यानी कि पाठ को पढ़ना, जो पाठ प्रकरण पढ़ाया जा रहा है उसको समझकर अपने शब्दों में या उसको बताना, तो वो हो गया आपका बोधात्मक उद्देश्य। यानी कि समझना, बोध कैसे हुआ, अगर हम कोई चीज बता रहे हैं आपको कैसे पता लगे कि आपको बोध हुआ कि नहीं, जब आप समझकर उसको अपने शब्दों में बताएंगे तब हम कहेंगे हाँ नहीं आपको समझ होगी, आपको बोध हो गया। तो बोधात्मक उद्देश्य लिखते समय भी हम कुछ कहा जाए कि शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो शब्द ज्ञानात्मक से बिल्कुल अलग होते हैं। कौन कौन शब्द होते हैं, व्याख्या करना, सारांश बताना, वर्गीकरण करना, अंतर करना, ये सब शब्द होते हैं जिसको हम लिखते हैं आपका बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। फिर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उसी पुष की रात के उदाहरण लेते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको लिखना है, बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कि विद्यार्थियों को पुष की रात कहानी, विद्यार्थी पुष की रात कहानी का सारांश बता सकेंगे। ये हो गया आपका बोधात्मक उद्देश्य लिखने का। दूसरा कैसे बता पाएंगे, आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी पुष की रात कहानी के मुख्य पात्र हल्कू की विशेषता को अपने शब्दों में बता सकेंगे। ये हो गया बोधात्मक, यानी कि वो जब हल्कू के बारे में पढ़ा होगा, जब कहानी को समझा होगा, तभी विशेषता बता पाएगा वो। और जब वो समझ गया है, वो जब उसको बोध हो गया है, वो तभी उसकी विशेषता बता पाएगा वो अपने शब्दों में वो। तो वो हो गया आपका बोधात्मक उद्देश्य। जैसे एक और उदाहरण हम ले उसी में कि विद्यार्थी पुष एवं जेठ महीने में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। यानी जब आप पाठ पढ़ाने जाएंगे तो आप बच्चों को हिंदी मंथ का भी नाम बताएंगे। तो पुष और माघ जानते हैं, बहुत ठंडी का मौसम है, वहीं जेठ जो बिल्कुल जून वाली गर्मी, तो उसमें अंतर स्पष्ट कर पाएंगे वो। तो कैसे कर पाएंगे, अगर उसको समझेंगे तो जब हम अंतर स्पष्ट करना, व्याख्या करना, सारांश देना, ये सब होता है आपका बोधात्मक उद्देश्य। तो जब हम बोधात्मक उद्देश्य लिखते हैं तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अगर आप लिखेंगे तो आपका जो उद्देश्य होगा उसको आप माप भी सकते हैं और कभी गलत भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा टीचर कहे नहीं ये गलत है, हो ही नहीं सकता अगर आपने इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ तो। और आप आसानी पूर्वक इसको अब देख भी पाएंगे कि इसकी पूर्ति हुई है कि नहीं हो। आपने पाठ पढ़ा लिया, किसी बच्चे से पूछा कि ठीक है इसका सारांश बताइए, बच्चा ने इस कहानी का सारांश बता दिया हो,
तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जिस उद्देश्य को निर्धारित किया था उसकी पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है। आप किसी दूसरे बच्चे से पूछेंगे कि हाँ ठीक है, हल्कू का या झबरा जो कुत्ते हैं उसका कुछ बताइए, उसके बारे में अपने शब्दों में बताइए, झबरा की व्याख्या करिए। तो वो जब बताएगा तो वो आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। तो यानी कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो मैंने इस पाठ को बनाने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उसकी पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है। तो ये हो गया आपका बोधात्मक। अब तीसरा आते हैं आपका प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। मैं प्रयोगात्मक और कौशलात्मक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रयोगात्मक ज्यादातर प्रयोग, जो प्रयोगात्मक शब्द प्रयोग होता है वो प्रयोग हम ज्यादातर करते हैं विज्ञान और गणित में हो, लेकिन हम हिंदी में लिखते हैं तो कई जगह हमें कौशलात्मक भी देखने को मिलता है। तो प्रयोगात्मक एवं कौशलात्मक बात वही है। इसका भी जैसे नाम से लग रहा है प्रयोगात्मक कौशलात्मक, क्या यानी कि प्रयोग करना यानी कौशल करना हो, यानी कि वह उद्देश्य जिसके द्वारा हम सीखे गए ज्ञान एवं बोध का अपने जीवन में प्रयोग कर सकें, तो हो गया प्रयोगात्मक या कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रयोग करना, गणना करना, तर्क करना, ये उदाहरण देना, ये सब क्या हो गया? ये हो गया आपका जो शब्द प्रयोग होते हैं प्रयोगात्मक या कौशलात्मक। जैसे अगर हम आसान से शुरू करते हैं, जैसे आप गणित का है, गणित का हम बच्चों को सिखाते हैं कि 4 + 4 8, 5 + 10, 5 + 5 10, 2 + 2 4। बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्यों सिखा रहे हैं। चलो बच्चे रट के सीख भी लेंगे, तो क्या हो गया? वो उसका ज्ञानात्मक हो गया, उसका बोधात्मक हो गया, लेकिन क्या फायदा उसका? वो जब तक उसको अगर हम दुकान पे जाएंगे कहेंगे कि हाँ ठीक है बेटा ये ऐसा करो कि ये 5 रुपए की एक टॉफी 4 टॉफी लेके आओ, कितने पैसे दोगे जरा मुझे ये उसको दे के आओ दुकानदार को। और बच्चा अगर हम 5 रुपए का 4 टॉफी लेके बच्चे उसको 20 रुपीज दे के आता है, तब हुआ उसका वो प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो वो है प्रयोगात्मक, वो है कौशलात्मक, यानी कि जो वो ज्ञान उसको बोध हो रहा है, अगर उसको कौशल जब उसको प्रयोग करता है अपने दैनिक जीवन में। किसी की आवाज आ रही है? ठीक है, तो जो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं कहा आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर। मैं बीच में किसी आ रहे थे, मैं अलग ऐसा। ठीक है, हाँ वो डिस्टर्बेंस थी। ठीक, कोई बात नहीं। तो जब उसको दैनिक जीवन में जब हम प्रयोग जब बच्चा करने लगता है तो वो हो जाता है वो आपका वो प्रयोगात्मक या कौशलात्मक उद्देश्य। तो ये है। और खास तौर से अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में हम कैसे प्रयोग करेंगे, फिर हम उदाहरण लेते हैं कैसे हम लिखेंगे। तो उसी पूछ किरात के उदाहरण से हम समझते हैं। अगर पूछ किरात का आपको प्रयोगात्मक या कौशलात्मक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कि विद्यार्थी पूछ किरात में आए कठिन शब्दों का वाक्य बनाने में प्रयोग कर सकेंगे। यानी कठिन शब्द कुछ आएंगे उसमें, उसको अगर वाक्य बनाने में प्रयोग कर सकेगा तो ये भी आपका कौशलात्मक उद्देश्य है। वो क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि हिंदी शिक्षण के जो कौशल है वो आपका लेखन कौशल, तो लेखन कौशल यहाँ पे आप विकसित कर रहे हैं। वो आप बता सकेंगे कौशलात्मक उद्देश्य में आप लिख सकते हैं वो कि विद्यार्थी किसान के जीवन से संबंधित अन्य उदाहरण दे सकेंगे। यानी कि पूछ किरात बच्चे ने कहानी पढ़ी है, वो वहां पे वो देखता है कि किसान का जीवन कैसा है, कितनी जर्जर जीवन होती है किसान की। वो तो उसका एक और उदाहरण अगर दे सकेगा वो, तो इसका मतलब कि आपके उस कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो गई है। और आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी अन्य इसी प्रकार के अन्य कहानी का या अन्य कहानी का उदाहरण दे सकेंगे। हो सकता है कि विद्यार्थी कोई और उसको कहानी से संबंधित पढ़ा हो या जानता हो, किसी अन्य पाठ में रहा हो, तो उसका उदाहरण दे सकेगा वो। तो वो हो गया उसका प्रयोगात्मक या कौशलात्मक। यानी कि जो इसको ज्ञान हुआ है, जो इसको बोध हो रहा है, वो उसको वो अपने जीवन में या उसको अगर उसका प्रयोग कर पा रहा है, फिर हम कहेंगे कि हाँ नहीं, इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई।
तो ये जो तीसरा नंबर पे कहा था ब्लूम ने, आपने देखेंगे ज्ञान, बोध और प्रयोग, तो थोड़ा सा कठिन और ये हो गया ये, तो कठिनता स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हम खास तौर से संश्लेषण, विश्लेषण और नहीं कर लिखते हैं पाठ योजना में, तो मुख्यतः हम इन्हीं 3 की बात करते हैं, विशेष उद्देश्य सब लिखते हैं और हम बाद में मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाए। वो बोधात्मक स्तर के लिखते समय के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और कौशलात्मक स्तर को उद्देश्य लिखने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे हो तो आपका विशिष्ट उद्देश्य कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी आप गलत लिख ही नहीं सकते हो। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि विशिष्ट उद्देश्य जब भी आप लिखेंगे, आप वैध भाषा में नहीं लिखेंगे, यानी कि समझ गया, जान जाएगा, ये सब शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। वो उससे क्या होगा, वो चीजें गलत हो जाएंगे। तो ये है आपका विशिष्ट उद्देश्य हिंदी शिक्षण के। तो मुझे बेसिकली इतना ही, खास तौर से 2 उद्देश्य की ही बात करना है। हिंदी शिक्षण के जब भी उद्देश्य की बात करिए तो उद्देश्य को पहले आपको समझना होगा कि उद्देश्य क्या है। वो हर एक शिक्षक के लिए, चाहे वो आप शिक्षक हो चाहे हम शिक्षक हो, कोई भी पाठ, कोई भी प्रकरण पढ़ाने जा रहे हो, उसका उद्देश्य होता है बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आप पूछ के बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं। भाई आप इसलिए बच्चे को पूछ की रात पढ़ा रहे हैं कि वो पूछ महीने के बारे में वो बता सकेगा। वो बच्चे को पूछ की रात इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हाँ वो किसानों की हालत को बता सकेगा। बच्चे को पूछ की रात ये पढ़ा रहे हैं वो क्योंकि वो उसको अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेगा, बता सकेगा वो, जिससे उसका मौखिक कौशल विकसित होगा। वो तो आपको अगर उद्देश्य की प्राप्ति है, उद्देश्य आपको पता है कि हाँ उद्देश्य क्या है, वो तभी आपको पाठ पढ़ाना चाहिए। इसीलिए जो भी पाठ योजना आप टीचिंग प्रैक्टिस जाते हैं तो पाठ योजना ध्यान से देखी जाती है कि आपने उद्देश्य का निर्धारण किया है कि नहीं। क्योंकि आप अगर विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण अच्छे प्रकार से कर लेते हैं, वो इसका मतलब कि आपको उस पाठ की समझ हो गई है, वो कि बच्चों को पाठ कैसे पढ़ाना है। और जब पाठ खत्म होती है तो आप मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। मूल्यांकन प्रश्न कहीं ऊपर से नहीं टपकता है, कहीं आकाश से नहीं आता है। मूल्यांकन प्रश्न हम ऐसा नहीं करते कि कहीं से भी पूछ लें। वो मूल्यांकन प्रश्न जब भी बनाते हैं इन्हीं उद्देश्यों से बनाते हैं। आपने ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य लिखे हैं, बोधात्मक स्तर के उद्देश्य लिखे हैं, कौशलात्मक उद्देश्य स्तर के उद्देश्य लिखे हैं, तो आपको यह भी जानना है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है कि नहीं। वो हम इन्हीं प्रश्नों को वहां पे लिख देते हैं। जैसे अगर आपने पहला ज्ञानात्मक स्तर का उद्देश्य लिखा है कि विद्यार्थी पूस की रात के कहानी के पात्रों को बता सकेंगे वो, या पहचान सकेंगे वो, तो आपका पहला मूल्यांकन प्रश्न यही होगा वो कि पूस की रात के पात्रों या चरित्रों को लिखिए या बताइए। आप बोधात्मक उद्देश्य में लिखे हैं कि विद्यार्थी इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में बता सकेंगे। वो ये उद्देश्य है आपका। वो तो मूल्यांकन प्रश्न इसी का बनेगा, वो कि इस पाठ का सारांश बताइए। तो कहने का तात्पर्य है कि मूल्यांकन प्रश्न जो लास्ट में आप लोग लिखते हैं वो कहीं अलग से नहीं आता है। वो इन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को वहां पे लिखा जाता है। वो तभी पता चल पाएगा कि आपके विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है। वो वरना अगर आप विशिष्ट उद्देश्य कुछ और लिख रहे हैं, मूल्यांकन प्रश्न कुछ और लिख रहे हैं, वो फिर आपके लिखने का फायदा क्या हो। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किया था आपके कक्षा समाप्त होने के बाद इसकी प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई हो। तो इसीलिए जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वही यहाँ पर आकर मूल्यांकन में अंत में प्रश्न बन जाते हैं। वो जिससे हम निर्धारित कर लेते हैं, जिससे हम पता कर लेते हैं कि जो एक अध्यापक के रूप में मैं बच्चों को आज देने आया था, आज पढ़ाने आया था, उसकी पूर्ति हुई है कि नहीं हुई। अगर बच्चे बता लेते हैं इसका मतलब कि आपने जो पढ़ाने आया था उसकी पूर्ति हो गई है। वो नहीं बता पाते हैं तो आपको दोबारा पढ़ाना होगा या कोई और विधि अपनानी पड़ेगी पढ़ाने की, उनको समझाने की। तो ये था मेरा आज का ये छोटा सा एक लेक्चर, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, वो जिसकी प्राप्ति हम लंबे समय की अवधि में करते हैं, वो कोई प्राप्त करने का निश्चित
समय निर्धारित नहीं कर सकते। वहीं विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो एक निश्चित समय में निर्धारित करते हैं वो। तो विशिष्ट उद्देश्यों को लिखते समय हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्रत्येक स्तर के शब्द निर्धारित किए जाते हैं उनका प्रयोग करते ही ये लिखिए वो, तो आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और अंत में जब हम मूल्यांकन प्रश्न लिखते हैं वो इन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों से लिखते हैं। तो मेरा तो यहीं पे समाप्त हुआ है व्याख्यान। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो आपको स्वागत है। किसी बच्चे का आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछें। सर कभी कभी पाठ को हम 2 भागों में बांट के पढ़ाते हैं, तो भी क्या विशिष्ट उद्देश्य तुरंत पूरे होने चाहिए? बिल्कुल अलग हो गए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे प्रश्न पूछा आपने। वो कभी कभी होता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कि कोई पाठ बहुत लंबी हो जाती है। वो आपने भाई पढ़ाया कि एक पुष्प की रात्रि के हम उदाहरण लें तो भाई 2 पार्टों में पढ़ा दिया, तो हम विशिष्ट उद्देश्य फिर क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। वो सब कुछ बदल जाता है। वो पूर्व ज्ञान बदल जाता है। सबसे पहले पूर्व ज्ञान बदलेगा। वो जब हम पुष्प की रात पढ़ाने जाते हैं तो पहला जब पाठ पढ़ाएंगे तो पूर्व ज्ञान कुछ और होगा। वो उसमें हम बात करेंगे कि हाँ भाई हिंदी महीनों की बताइए, बात करिए, या कुछ भी आप जो भी आप डिसाइड करेंगे किसानों के बारे में क्या जानते हैं या हिंदी महीने कौन कौन से होते हैं, वो जो पहला पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन जब आप दूसरा पाठ पढ़ाने, जिस आधा पाठ पढ़ाने जाएंगे वो, तो जो जहां तक पढ़ा लिए होते हैं पूर्व ज्ञान वहां बनेगा। वो तो पूर्व ज्ञान जब वहां बनेगा तो फिर उसके आधार वहां भी चेंज हो जाएगा। फिर वो विशिष्ट उद्देश्य कैसे चेंज होगा? वो आपने कहा था कि ठीक है कि भाई बच्चे, पहला बताया था कि बच्चे पूछ को परिभाषित कर सकेंगे। वो तो ठीक है, आपने उसका उद्देश्य की पूर्ति कर लिया था आधे पाठ में। अब अगला जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो अब पढ़ाने जा रहे हैं कि हाँ भाई क्या नाम है कि मान ली लास्ट पोर्शन आ रहा है कि हाँ ठंड के मौसम में जब हम ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं। तो फिर वहां पे हम विशिष्ट उद्देश्य अलग बनाएंगे कि हाँ बच्चे ठंड के समय या कहा जाए कि विद्यार्थियों को अब लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को ठंड के मौसम में होने वाले कठिनाइयों से अवगत कराना, या विद्यार्थी किसान की स्थिति को परिभाषित कर सकेगा। क्योंकि आपका वो लास्ट आ रहा है, वो अंतिम आ रहा है। वो किसान की स्थिति को आप परिभाषित करेंगे। वो कि हाँ कैसे वो किसान, उसको पता चल रहा है कि हाँ कुछ गाय खा रही है वो, लेकिन स्थिति इतनी उसकी हालत खराब है, उसकी दयनीय है वो, कि वो जानते हुए भी नहीं जान पा रहे हैं। तो क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य हर एक प्रकरण के लिए अलग अलग होता है। और आपका आधे घंटे के क्लास खत्म, विशिष्ट उद्देश्य खत्म, अगला बनाएंगे तो अगला उसके अनुसार बनाएंगे जो पढ़ाने जा रहे हैं। वो अब वहां से खोजेंगे इसको मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं तो इसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है मेरा। आपने आधे पोर्शन का पहले पढ़ाया तो उस आधे पोर्शन में देखिए वो इसको पढ़ाएंगे तो क्या इसका उद्देश्य निर्धारित करेंगे। फिर जब अगला पढ़ाएंगे तो उसका आपको निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि यही तो खासियत है विशिष्ट उद्देश्य की, कि इसको एक निर्धारित समय में ही प्राप्त किया जाता है, उस आधे घंटे में ही आपको प्राप्त करना है। इसीलिए हर एक प्रकरण का, हर एक कालांश का विशिष्ट उद्देश्य अलग होगा। और किसी का कुछ प्रश्न? थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून जी। सर, प्रस्तावना प्रश्न कैसे पूछने चाहिए सर, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। प्रस्तावना प्रश्न आता कहाँ से, ये सबसे बड़ी बात है। प्रस्तावना प्रश्न आएगा आपका पूर्व ज्ञान से। सब कुछ इंटरलिंक है। वो ऐसा नहीं कि कोई भी अलग से नहीं आता है। वो चाहे वो उद्देश्य की बात करिए, चाहे वो मूल्यांकन की बात करिए, चाहे वो प्रस्तावना प्रश्न की बात करिए, तो प्रस्तावना प्रश्न कहाँ आता है? पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना जब होता है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या होता है? प्रस्तावना प्रश्न हम बच्चों से क्यों पूछते हैं? प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से इसलिए पूछते हैं ताकि हम पूर्व ज्ञान से जो नवीन ज्ञान है उन दोनों को हम कनेक्ट कर सकें। यानी कि अगर हम पूछ की रात पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों को मान के चलिए कि बच्चों को पता नहीं कि पूछ होता क्या है। उन्हें लगेगा पूछ की रात क्या है यार, कुछ मेला वाला है क्या, या क्या है पूछ की रात। तो आपको तो जोड़ना है, पहले पूछ बताना है उनको पूछ क्या है वो। तो प्रस्तावना यानी कि पूर्व ज्ञान में आप क्या लिखेंगे? वो
भाई आप मान के चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं ये, तो उसमें हम क्या करते हैं, पूस की रात में अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, कुछ वीडियो नहीं आ रहा, मुझे लगा कैसे की आवाज नहीं आ रही। तो पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि हम पूर्व ज्ञान में ये लिखेंगे कि बच्चे महीनों के या मंथ के नाम को कहा जाए कि आप क्या बता सकते हैं उसको, कि जो भी वर्ष के, मंथ के, महीनों के नाम को जानते हैं वो आपने पूर्व ज्ञान मान के ये चला। बच्चों सब जाते हैं कक्षा में, पूछे कि हाँ पूर्व ज्ञान कौन, अरे बच्चा, क्योंकि जो पूर्व ज्ञान लिखते हैं ना आप, सबसे पहला प्रस्तावना प्रश्न वही होगा। कोई भी पूर्व ज्ञान अगर आप लिखो कि बच्चे या विद्यार्थी महीने के नाम को जानते हैं, तो पहला प्रस्तावना प्रश्न आपका यही होगा कि विद्यार्थियों महीने के नाम बताइए। आप पूर्व ज्ञान कैसे मानते हो? क्योंकि हम मान कर चलते हैं कि बच्चे इतना जानते होंगे, वो ये जरूरी नहीं कि बच्चे जानते होंगे वो, तो पूर्व ज्ञान हम इसीलिए लिखते हैं कि बच्चे इतना जानते हैं, ये हम मान कर चलते हैं वो। अब ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं कैसे पता चलता है? ये पता चलता है उनके आप प्रस्तावना प्रश्न से हो। तो आप वहां से यही बताएंगे कि हाँ बच्चे महीने का नाम बताइए, नाम का बताएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा ये दूसरा प्रश्न पूछेंगे, जनवरी महीने को क्या कहते हैं हिंदी मंथ के अनुसार? हो सकता है बच्चा बता पाए, हो सकता कुछ बच्चे नहीं बता पाए वो। अच्छा ठीक है, बताइए हिंदी में कौन कौन से महीने होते हैं? कुछ बच्चे हो सके जानते हैं, कुछ ना जानते हो। तो यानी कि क्या करेंगे, जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो इंटरलिंक करते हैं ताकि हम उसको वो पूछ के रात पे ले आ सकें। वो नहीं बता पाएंगे तो आप बताएंगे कि ठीक है आप अंग्रेजी के महीने को जानते हैं, मैं आपको हिंदी के महीने का बताता हूँ, हिंदी के महीने ये नाम है वो। तो ये पूछ आया, चलिए आज हम इसी की कहानी पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे पूस की रात। कैसी रात होती है पूस की रात? जनवरी में कैसी रात होती है? बहुत ठंडी होती है। तो फिर हम बच्चों को उससे लिंक करके हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न हमेशा ध्यान रखिए कि पूर्व ज्ञान से ही आता है वो। पूर्व ज्ञान से जब आता है तो पहला जो भी पूर्व ज्ञान लिखे होते हैं, पहला प्रश्न वही से बनता है वो, कि जो हम पूर्व ज्ञान हम मान कर चल रहे हैं कि बच्चे ये जानते होंगे, वो क्या वो जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। और कोई कुछ? सर बोधात्मक प्रश्न के बाद जब हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं तो सर पुनरावृत्ति में सेम वही क्वेश्चन रखना चाहिए या आंसर वही हो लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब चेंज हो? पुनरावृत्ति मूल्यांकन कह रही हैं सर जब पुनरावृत्ति बोधात्मक पुनरावृत्ति तो आप जो पढ़ाया उसी को पुनरावृत्ति करेंगे। आपने जो पढ़ाया उसको आपने पुनरावृत्ति कर दिया, बता दिया कि हाँ हमने आज क्या पढ़ा। वो बीच में जो विकासात्मक प्रश्न आता है, मेरे ख्याल से उसकी अब बात कर रही है वो। तो जो बीच में विकासात्मक प्रश्न आता है वो हम तो उन्हीं से पढ़ते हैं जो आप पढ़ा चुके हैं, वो उसको हम नहीं बदलेंगे वो। लेकिन जब आप मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं ना, वो वहां पे आपको उद्देश्य से प्रश्न बनाना होगा। जो विशिष्ट उद्देश्य बनाई होंगी उसी से आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, वो उन्हीं उद्देश्यों से। ओके सर, थैंक यू सर। तो जैसा कि 1 घंटे का समय हमने आपसे निवेदनित किया था, तथा मुझे यह ज्ञात भी है कि अभी परीक्षा है विश्वविद्यालय में, वहां ड्यूटी भी आपकी है, आपको अभी तुरंत यहाँ से छूट करके उसमें जाना है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा सर। अब मैं विद्यार्थियों की तरफ से एक फीडबैक लेता हूं और फिर धन्यवाद ज्ञापन की तरफ चलता हूं। तो विद्यार्थियों की तरफ से फीडबैक लेने के लिए आज मैं आमंत्रित करूंगा निशांत गौतम, CRC लखनऊ से हैं। अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें और आज की क्लास उनके लिए कैसी रही बताएं। सभी छात्रों की तरफ से प्रतिनिधित्व करें। निशांत। थैंक यू सर, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और सर ने बहुत अच्छे से समझाया है ज्ञानात्मक उद्देश्य और सारे उद्देश्यों को, उसके लिए बहुत बहुत सर का धन्यवाद। धन्यवाद निशांत। सभी बच्चों को बहुत सहज और सरल भाव में सर ने आज समझाया। मैं भी पूरे 1 घंटे तक सर के इस मर्मस्पर्शी भाव को सुनता रहा
बहुत सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ सर ने आज अपने भाव व्यक्त किए। अब मैं आज के इस पटल पे आने और अपनी विद्वत्ता को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के संदर्भ में अपने बड़े भाई श्री दीपक कुमार जायसवाल सर, लेक्चरर TCTVH लखनऊ को आमंत्रित करता हूं को आए और आज के इस विद्वत्ता की प्रस्तुति है तो सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सादर नमन। आप भी यहीं पे थे, मुझे पता नहीं चला हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं और नागेश जी हमें ही बुलवाया जा रहे हैं। सर जैसा आप अवगत होंगे कि इस पटल पर आपसी सहयोग के द्वारा और छात्रों के हितार्थ, सहयोगार्थ, सारे वरिष्ठ जनों के सहयोग से ये पटल निर्मित किया गया है, जिसमें हमारे नागेश सर की भूमिका महत्वपूर्ण है। RSVI संस्था का पटल महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा हम लोग कुछ कर पा रहे हैं सर। तो जैसा कि नागेश सर ने धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारा नाम प्रस्तावित किया है। सर, मैं दीपक कुमार जायसवाल, प्रवक्ता TCTVH लखनऊ, आदरणीय नागेश सर के मार्गदर्शन व संस्था RSVI लखनऊ के सहयोग से निर्मित इस D.Ed SCVI परिवार के पटल पर आपकी गरिमामयी प्रस्तुतिकरण के लिए आपको सादर नमन करते हुए अपने छात्रों एवं कार्यक्रम से जुड़े गुरुजनों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सर, आज के इस ऑनलाइन प्रतीक्षारत कार्यक्रम में एक मिनट सर, आज के इस ऑनलाइन प्रतीक्षारत कार्यक्रम में प्रतीक्षारत इसलिए कह रहा हूं सर कि विगत कई दिनों से आपके उद्बोधन के समय व दिवस की प्रतीक्षा करते करते आज का वह दिन आ ही गया जब हम सभी आपके प्रभावी उद्बोधनों का श्रवण कर पाए। सर, आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हमारे छात्रों को आपके उद्बोधन से सजीव कक्षा की अनुभूति प्राप्त हुई है। आपने भाषा शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं का जिस प्रकार से वर्णन किया है वह अति प्रभावी रहा है। आपने अपने उद्बोधन अंतर्गत जिन उदाहरणों का उपयोग व उनकी व्याख्या की है सर, वो हमारे छात्रों के लिए पूरी तरह बोधगम्य रहा है। सर, आपके प्रस्तुतिकरण के शब्द अति प्रभावी रहे, जिसका अधिगम कर हमारे छात्र भाषा शिक्षण में एक अच्छी पाठ्य योजना बनाने में समर्थ होंगे। आगामी दिवसों में हमारे पटल को आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, इसी अपेक्षा के साथ पटल पर गरिमामयी उपस्थिति एवं प्रस्तुतिकरण के लिए हम आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर। साथ ही कार्यक्रम समन्वयक के रूप में तथा आपके प्रस्तुतिकरण में प्रभावी भूमिका निर्वहन के लिए अपने नागेश सर का सादर नमन करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम से जुड़े एवं ऑनलाइन कार्यक्रम के मार्गदर्शक हमारे विकास सर जुड़े हुए हैं, आपका भी सर हार्दिक आभार है। साथ ही कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के गुरुजन, उनके मैनेजमेंट के लोग, सभी छात्र, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के जुड़े सभी संसाधित व्यक्ति, सभी छात्र, अभिभावकगण, जो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम से आज जुड़े रहे, अपना अमूल्य समय दिया, प्रभावी उद्बोधन श्रवण किया, आप सबको हार्दिक आभार हम इस पटल से व्यक्त करते हैं। और ये निश्चित पूरा विश्वास है कि आज का ये उद्बोधन भाषा शिक्षण के लिए, क्योंकि कक्षा में तो एक शिक्षक के रूप में जो भी हम अपना अनुभव अपने छात्रों को तो प्रदान करते हैं, लेकिन
विशेषज्ञता की जब बात आती है तो उस स्थान पे सर हमारे शिक्षकगण, हम स्वयं, हमारे छात्र सब आपको सुनने के लिए प्रतीक्षारत थे। इसमें कोई दो राय नहीं था। चर्चाएं थी, नागेश सर के द्वारा दिन पर दिन समय दिया जा रहा था, लेकिन सर आज खुशी है कि आपका उद्बोधन हम सुन पाए। निश्चित रूप से प्रभावी रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों ने अधिगम किया, लेकिन सर आपसे अनुरोध है कि इस भाषा शिक्षण पे आपकी बहुत सारी बातों को हमें सुनना है, हमारे छात्रों को सुनना है। आप कृपया कर हमारे इस पटल पर भविष्य में भी मार्गदर्शन के रूप में अपना समय, अपना अमूल्य समय सर आप जरूर देंगे। इसी अपेक्षा एवं विश्वास के साथ सर पुनः आपका सादर नमन, हार्दिक आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद के क्रम में मैं दो अपने लाइनें जोड़ दूं सर के साथ में कि सर का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इस पटल पे आने और आज की व्यस्ततम जो आपकी टाइम लाइन है, मुझे मालूम है आपकी ड्यूटी लगी हुई है अभी परीक्षा में, आपको तुरंत जाना है उसमें, लेकिन उसके पश्चात भी आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन में मैं इस पटल का एक आपको गौरवमयी परिचय बता दूं सर। यह पटल भले ही 100 लोगों को लेकर के शिक्षण प्रदान करता है, यह पटल भले ही 80 लोगों को लेकर शिक्षण प्रदान करता है, लेकिन वे 80 लोग, वे 80 छात्र छात्राएं लगभग 7 से 8 राज्यों के होते हैं। सभी लगभग जुड़े हुए हमसे 15 संस्थाओं के 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे यहां से ज्ञानार्जन करके, बोधार्जन करके, रिकॉर्डेड वीडियो लेकर के अपने अपने ग्रुपों पर, अपने अपने संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों तक उसे पहुंचा रहे हैं और बड़ा गौरव का क्षण लगता है। मध्य प्रदेश के कमलेश भाई के वहां जो एपीसी के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके सानिध्य में मैं सर आपको बताऊं कि वीएसए साहब का एक निर्देशन है कि अधिक से अधिक मध्य प्रदेश के विशेष शिक्षकों को इस पटल से जोड़ा जाए, क्योंकि निःशुल्क विशेष शिक्षकों को नई नई जानकारियां तथा नए नए प्रशिक्षणात्मक कार्य दिन प्रतिदिन जो बदलती व्यवस्थाएं हैं उसमें बदलते हुए प्रारूप में क्या नया से नया हो सकता है, वह यह पटल सभी को निःशुल्क और विस्तारवाद के प्रभाव से सबको बता रहा है। सभी लोगों के लिए एक लाभप्रद है। मैं देख रहा हूं डीएड एससीबीआई के जितने छात्र इस पटल को लाइक करते हैं या इससे जुड़ते हैं, उससे अधिक हमारे विशेष शिक्षक अब इस पटल का लाभ लेने लगे हैं। तो सभी को धन्यवाद है इस लाभ के लिए, तथा खुले मन से यह पटल सभी को आमंत्रित करता है कि यह आपका पटल है और आपकी ही विद्वत्ता, आपकी ही कर्मठता इस पटल पर प्रदर्शित होगी और इसीलिए यह पटल निर्मित है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष का यह पटल नहीं, बल्कि यह डीएड का पटल है। सभी श्रेष्ठ जनों का, विकास सर का, दीपक सर का, लालचंद भाई साहब सीआरसी पटना से, अयोध्या से द्विवेदी जी, हिंद बीजी कॉलेज से हमारे भाई साहब, सब लोगों का स्नेह है, इस पे मिलता रहता है लगातार। और आप जैसे गुरुजनों का जब आशीर्वाद मिलता है तो हम लोगों का यह श्रम पारिश्रमिक रूप में साफल्य दिखाई देता है सर। तो आज मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं तथा आपको बारंबार धन्यवाद करते हुए सादर प्रणाम करता हूं कि आज आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सभी को एक सूचना दे दूं मैं जाते जाते, 3 बजे से आज कैरिकुलम एडाप्टेशन पर एक विशेषज्ञ राष्ट्रीय संस्थान ISLRTC नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, श्री हरीश सोनी सर। आप लोग उन्हें भी सुनने के लिए 3 बजे आमंत्रित है। 3 बजे आप लोग जुड़ करके उनको सुन सकते हैं। अभी के लिए सभी को सादर प्रणाम। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सादर जी, धन्यवाद धन्यवाद नागेश जी और दीपक जी और विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार सर। बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा एक बना रखा है वो, लेकिन यही है ना कि क्या कहा जाए, इतने सारे और काम होता है। शिक्षक का तो काम होना चाहिए पढ़ाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है मिलना, आप लोगों से कहना।